लाल सागर में एक बार फिर यमन और अमेरिका के बीच भारी झड़पें हुई हैं। हमास और इजराइल के बीच तो लड़ाई चल ही रही है, लेकिन इधर अमेरिका और यमन के बीच एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई भी काफी खतरनाक रूप ले चुकी है। दरअसल हूती क्या कुछ कर रहे हैं ये हम सब देख ही रहे हैं। वो इजराइल के जहाजों को छेड़ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन ने वहां जाकर यमन से पंगा लिया, तो अब वो अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, जिसके जवाब में कल रात अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट यमन के सादा शहर में हमले करने पहुंच जाते हैं। यमन का सादा शहर जो है वो हूती के कंट्रोल में रहता है। इसी शहर के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन हवाई बमबारी करके वापस आ जाते हैं। हमले के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि हमने जो हूती के ऊपर हमले किए हैं ये ऐसे 8 ठिकानों पर किए हैं जहां से हूती अपने ड्रोन को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। यहां से हूती अपने ड्रोन को लॉन्च करते और वो ड्रोन हमारे ऊपर आकर लाल सागर में हमले करते, लिहाजा हमने यमन के 8 ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका की तरफ से इस हमले का दावा किया गया है, लेकिन हूती ने बयान दिया कि ये जो रात को ब्रिटेन और अमेरिका ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की है इससे हमें मामूली सा भी नुकसान नहीं हुआ है, और वाकई में उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिखा भी दिया। अमेरिका के हमले के 1 घंटे बाद ही हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर कई सारी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके कुछ ही देर के बाद अमेरिका का एक वाणिज्यिक जहाज लाल सागर में इजराइल के बंदरगाह की तरफ जा रहा था, उस पर भी कई सारी एंटी शिप मिसाइल यमन के हूती ने दाग दी। अमेरिका दावा करता है कि हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, लेकिन बदले में पलटकर 1 घंटे के अंदर ही हूती तगड़ा जवाब देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, तो आइए आपको बता दें। दोस्तों, अमेरिका का युद्धपोत काफी ताकतवर है, उसको तहस नहस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हूती ने अमेरिका के युद्धपोत पर जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल 1 मील दूर तक पहुंच गई। तब अमेरिका के युद्धपोत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और तकरीबन 10 मील दूर से ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार देता है। लेकिन रात में हूती ने जो अमेरिका के युद्धपोत पर हमले किए हैं वो हमले इतने खतरनाक थे कि 1 मील दूर तक जब मिसाइल पहुंच गई तब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया। इस बात को खुद अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है कि हमला काफी खतरनाक था और इसको रोकने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को आखिरी लेयर तक जाना पड़ा, और आखिरी लेयर अमेरिका तब इस्तेमाल करता है जब हमला बहुत खतरनाक होता है, जब अमेरिका को ऐसा लगता है कि अब ये मिसाइल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रुकेगी। इस आखिरी लेयर को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को $2.2 बिलियन का खर्च आता है। हूती के एक मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका ने 2.2 अरब खर्च किए हैं, तो ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होता है। हूती की मिसाइल आखिरी लेयर तक पहुंच चुकी थी। अगर अमेरिका ने आखिरी लेयर नहीं चलाई होती तो शायद ही ये मिसाइल युद्धपोत के ऊपर जाकर गिरती। ये हमला हुआ इसके कुछ ही देर के बाद एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज इजरायली बंदरगाहों की तरफ जा रहा था। इस पर भी कई सारी एंटी शिप मिसाइलें दागी गईं। शुरुआती जो बयान हूती की तरफ से आया है उनके मुताबिक निशान एकदम टारगेट पर लगा है। अब कितना नुकसान हुआ है ये कुछ समय बाद पता चलेगा। इससे पहले जॉर्डन के अंदर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद पूरा अमेरिका रो रहा है, पूरा यूरोप रो रहा है। सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि अमेरिका के 3 सैनिकों को मार डाला। वहीं ईरानी कमांडर का बयान आया है कि अमेरिका के 3 सैनिक क्या मर गए कि सभी का दिल बैठ गया, लेकिन गाजा के अंदर 1 लाख लोग मार दिए गए और कुछ बुरी तरह घायल हो गए हैं, और 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी तबाह हो गई है, उनके लिए किसी का दिल नहीं बैठा। लेकिन 3 अमेरिका के सैनिक क्या मर गए कि पूरा अमेरिका सदमे में आ गया। इस हमले के बाद हमास का भी ऑफिशियली बयान आया। हमास ने कहा कि 3 अमेरिकी सैनिकों की हत्या से यह मैसेज मिलता है कि अगर गाजा में निर्दोषों की हत्या नहीं रुकी तो अमेरिका को इस्लामिक राष्ट्र का सामना करना होगा। अब दोस्तों, पूरा यूरोप यह मान चुका है कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह से भी बड़ी ताकत है। साथ ही साथ ब्रिटेन का जो युद्धपोत लाल सागर के अंदर मौजूद है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हूती के ठिकानों पर जमीनी स्तर पर हमले कर पाए। ये खुद ब्रिटिश मीडिया बता रहा है। हूती के पास जो मिसाइलें हैं और हूती के पास जो हथियार है वो हथियार यूरोप के कई सारे देशों से, यहाँ तक कि तमाम नाटो देशों से भी ज्यादा ताकतवर है, और इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हूती ने हमला किया है। हूती ने रात में अमेरिका के ऐसे जहाज पर हमला किया जो जहाज लाल सागर के अंदर यमन के ऊपर हमले भी कर रहा है, यमन के हमलों को रोक भी रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की एयरफोर्स लड़ाकू विमान जो यमन के अंदर जाकर हवाई हमले करते हैं, उन लड़ाकू विमानों को अपने ऊपर सवार करके यमन के तट तक लेकर जाता है। यह अमेरिका नौसेना का बहुत ही खतरनाक जहाज है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। अपने ऊपर कई सारे लड़ाकू विमानों को एक बार में सवार कर सकता है। अमेरिकी नौसेना का यह जहाज लाल सागर के अंदर मौजूद था और इसी जहाज पर टारगेट करते हुए हूती ने मिसाइल अटैक किया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपने आप को अमेरिका सुपर पावर कहता है, उसके इतने तगड़े जहाज पर मिसाइल अटैक करना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिए ये सुपर पावर सिर्फ अपने परमाणु हथियारों के दम पर दुनिया को डराते हैं, वरना इनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है और ना ही इनकी ऐसी सेना है कि किसी के साथ आमने सामने से लड़ाई लड़ सके। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि हम ईरान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के जो समर्थक ग्रुप हैं, खासकर इराक और सीरिया, उनके ठिकानों पर हमले जरूर करेंगे और अमेरिका साइबर अटैक करेगा। इस तरह की जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने दी है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में जो ईरान के अधिकारी हैं उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप ईरान समर्थित ग्रुप इराक और सीरिया पर हमले करते हैं तब भी आपको हमारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
इस मामले को लेकर ईरान के जनरल सियामी ने कहा कि हम इस युद्ध के पीछे नहीं हैं, आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे हमारा हाथ नहीं है, लेकिन हम युद्ध से डरेंगे भी नहीं। अगर आप हमारे ऊपर हमले करोगे तो पलटकर हमलों का जवाब हम भी देंगे। फिलहाल जो बाइडेन काफी ज्यादा कश्मकश में है कि ईरान पर हमला किया जाए या न किया जाए। रोजाना व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर ईरान के साथ पंगा ले लिया तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। वहां हूती भी नाक में दम किए हुए हैं। अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ईरान समर्थक ग्रुप पर हमले नहीं कर रहा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अमेरिका जब हमले करता है तो उसके जवाब में हूती अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आखिर माहौल बिगाड़ कौन रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कभी भी उड़ जाते हैं, बमबारी करके वापस आ जाते हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की 2 प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी से पीछे नहीं हटेगा या जेल में बंद हजारों आतंकवादियों को रिहा नहीं करेगा। संघर्ष विराम वार्ता में ये दोनों हमास की प्रमुख मांग रही हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने फिर से कसम खाई कि हमास और इजराइल की पूर्ण जीत के बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा। कुछ अन्य जानकार कह रहे हैं कि नेतन्याहू युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। इधर अमेरिका भी इजराइल पर जल्द जंग खत्म करने पर दबाव बना रहा है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास की कोई भी शर्त नहीं मानेगा। इजराइल किसी भी हालत में अब पीछे नहीं हटेगा। यह जवाब तब आया है जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दुनिया भर से युद्ध रोकने का दबाव है। समझौते के अनुसार इजराइल गाजा में अधिक सहायता की भी अनुमति दे और बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 12 की खबर का हवाला देते हुए बताया कि यह ऑफर पहले चरण में 35 से 40 बंधकों के बदले में लड़ाई में 45 दिनों के ठहराव पर केंद्रित है। प्रत्येक बंधक के लिए लगभग 100 से 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। इसके बाद संघर्ष विराम के विस्तार के बदले में और रिहाई की जाएगी और प्रत्येक बंधक के लिए फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों की रिहाई का एक बड़ा अनुपात होगा। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्लाहमान अल थानी ने कहा कि हमास ने संभावित रूप से अपना रुख बदल दिया है और नोट किया गया है कि रिपोर्ट में कुछ और ऐसी शर्तें शामिल थीं जो इजराइल को स्वीकार्य नहीं थी। हमास इजराइल युद्ध को 4 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कुछ इजरायली गाजा पट्टी से शेष 136 बंधकों को छुड़ाने में सरकार की विफलता को लेकर लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। युद्ध के पहले इजरायलियों ने युद्ध और हमास को हराने व नष्ट करने के सरकार के घोषित लक्ष्य का पुरजोर समर्थन किया था। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध जारी रखना बंधकों को रिहा कराने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बंधकों के परिवार समेत अनेक इजरायली ये तर्क दे रहे हैं